और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, तो अगले 3 दिन नहीं मिलेगी ठंड से राहत। ये बड़ी और अहम जानकारी। बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जो अगले 3 दिन तक अब ठंड से राहत नहीं मिलेगी। बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी और ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार ठंड में जो है वो गिरावट दर्ज की जाएगी। अगले 3 दिन नहीं मिलेगी ठंड से राहत। तो बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अभी अगले 3 दिन ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आएगी। तो वही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो अगले 3 दिन नहीं मिलेगी ठंड से राहत। बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लगातार ठंड का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगले 3 दिन तक ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आएगी। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जो अगले 3 दिन तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोग जो है वो अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो वहीं ये ठंड किसानों के लिए भी फायदेमंद बताई जा रही है। वहीं फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ठंड का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है, किस तरह की स्थिति फिरोजाबाद में देखने को मिल रही है? करे इस साल की ठंड में तो काफी तापमान की गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों को कहीं भी राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है दूर दूर तक। मेरे पास देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग अलाव जला करके जी बैठे हुए हैं। अपनी जो ठंड है उसको भगाने की कहीं ना कहीं दूर कोशिश कर रहे हैं। साथ ही चाय की कोशिश कर रहे हैं कि चाय के द्वारा भी कहीं ना कहीं राहत मिले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या हालात है यहाँ के। अगर पिछली साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस साल क्या प्रकोप रहा है ठंड का? क्या नाम आपका? महेश। क्या स्थिति बनी हुई है सर? स्थिति ज्यादा गंभीर हालत है। ठंड के बारे ज्यादा परेशानी है बहुत विशेष। अच्छा, अगर आप किसी काम को करते हैं, क्या स्थिति है? आप काम ही नहीं कर पा रहे भाई साहब, काम ही नहीं कर पा रहे। सर्दी के बाद हाथ पैर ही नहीं चल रहे, काम करे तो कर काम ही पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस साल स्थिति क्या है? इसकी ज्यादा है, सर्दी है और कोई लकड़ी है नहीं। आप भाई पूरा कयारे जला रहे हैं। ये स्थिति है कि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं जो एक यहाँ पर अपना बैठी हुई हैं यहाँ पर सर्दी से राहत पाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा देवी। आशा, ये पहली बार आपको कैसा महसूस हो रहा है सर्दी में अगर देखा जाए? बहुत स्थिति बेकार है, कोई काम नहीं कर पा रहे हम। बहुत ही परेशानी है, काम नहीं कर पा रहे, सर्दी बहुत पड़ रही है। कुछ से देख बहुत ही ज्यादा समस्या खराब। पहले तो ज्यादा ठंड है। हाँ। बहुत ज्यादा ठंड के बाद हाथ पांव काम करना आ रहे, कपड़ा जरा के ताप रहे हैं। क्या करें? चाय की दुकान है, अगर देखा जाए पहले से तो क्या स्थिति बनी हुई है? चाय की क्या बिक्री हो रही है, क्या है? चाय की बिक्री तो सही है रही है, तो ठंड की वजह से क्या कर रहे हैं, आदमी नहीं पड़ा रहता है। तापने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या काम धंधा होना है? क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग और भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे का भी नजारा देख रहे हैं, एकदम रफ्तार जो थमी हुई है, काफी स्थिति में खराब है। सर्दी के बाद लोग निकल तक नहीं पा रहे हैं। और ये मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा, देखो इस तरह कि ये जो तमाम यहाँ एक बिजनेस पॉइंट भी बोला जाता है, यहाँ पे तमाम लोग व्यापारिक क्षेत्र भी है, बुचकी मंडी भी लगती है, लकड़ी की मंडी भी लगती है। तो हालात ये दूर दूर से बाहर से लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। लेकिन आज का नजारा ये है कि
सुनसान पड़ा हुआ है। आज वो व्यापारी जो बाहर से जो आते थे यहाँ पर, और कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। जागृति जी बिल्कुल, दीपक लौटेंगे आपके पास। पवन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए मुजफ्फरनगर से। पवन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है और किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ती ठंड किसानों की फसलों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। जागृति, मैं आपको बता दूं, मैं मुजफ्फरनगर में पर खड़ा हूँ और आज ठंड के साथ पूरा भी जबरदस्त है। मैं एक चौराहे पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी खड़े हैं, मैं जानवर भी यहाँ तरफ बैठे हुए हैं, लोग खड़े हैं, अलाव जला हुआ है, आग ताप रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कैसे जो बेचारे जानवर है वो भी ठंड से छुटे हुए आग ताप रहे हैं। बात किसानों की करें तो ये ठंड किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब ठंड होती है तो गेहूं की जो फसल बोई हुई है वो गेहूं की फसल भी इसमें बहुत अच्छी होती है और पानी की भी कम जरूरत पड़ती है जागृति। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिसकर्मी भी है जो दुश्मन तैनात है, बाजार के लोग भी है, आने वाले लोग भी है जो देखते ही ठंड को देखते ही आग को देखते हुए जो आग जली होती है एकदम देखने का काम करते हैं, करवाई है और वो काम करते हैं। क्या नाम है आपका सर? तरुण मित्तल। तरुण जी, आज ठंड है, कैसे देखते हैं इसको? ठंड तो बहुत ज्यादा एकदम से शुरू हो गई है। अभी एक हफ्ता पहले तो ये लग रहा था कि ठंड इस बार पड़ी नहीं रही, लेकिन अब तो 2 दिन से ठंड शुरू हुई है तो पूरा जो चिल्ला कहा करते 40 दिन का चिल्ला वो शुरू हो गया है। बिल्कुल, तो आग की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, आग की बिल्कुल जरूरत पड़ती है। जी, आपका नाम? कब से ड्यूटी है आपकी यहाँ पर? अच्छा, तो मतलब ठंड लग रही है, आग ताप रहे हैं और पानी भी आग में आया हुआ है ठंड की वजह से। तो पुलिस कर्मियों ने मतलब आपके जो विभाग ने आपकी आग तापने की यहाँ पर व्यवस्था करी। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है। अंकल, ठंड हो रही है तो क्या कहना चाहते हो ठंड के बारे में? बहुत ज्यादा है जी। हाँ, और सभी लोगों को बहुत ठंड महसूस हो रही है और इससे ज्यादा आगे भी बढ़ने की संभावना है। जी बिल्कुल पवन, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से हमारे साथ मनोज तिवारी भी जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से तस्वीरों में पीछे देखा जा सकता है किस तरीके से वहां पर धुंध छाई हुई है, यातायात विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि येलो अलर्ट रहेगा, जबरदस्त कोहरा दिखेगा। और प्रशासन की बात की जाए, अगर प्रशासनिक व्यवस्था की भी बात थी कि शहरों में अलाव जलाएंगे, चौराहों पर अलाव जलाएंगे, लेकिन बात की जाए मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था, देख सकते हैं चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई पड़ रही है। हाईवे पर जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो गई है। जो वाहन चल रहे हैं वो डिपर जला रहे हैं, हेडलाइट का प्रयोग करते हुए चल रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए प्रशासनिक व्यवस्था की, तो प्रशासन ने कहा था कि शहरों में चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी अलाव नहीं दिखाई दिए हैं। जो लोग आग ताप रहे हैं इस ठंड से निजात पाने के लिए, वो अपनी खुद की व्यवस्था किए हुए हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कहीं पर जो कूड़ा पड़ा है उसको इकट्ठा करके जला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो ठंड में प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुआ है ठंड से लोगों को निजात दिलाने के। जी बिल्कुल, और एक प्रश्न आप तीनों से ही करना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में सड़क किनारे कई लोग भी रहते हैं, ये भी जानना चाहेंगे रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरह से वहां पर जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले दीपक, आपसे जानना चाहेंगे। पवन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से वहां पर रैन बसेरों की जो है स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जागृति, मैं आपको बता दूं, जिस दिन गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया था और ठंड में कपकपाते आदमियों के लिए व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन को आदेश दिए थे, उससे अगले दिन ही मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो मुजफ्फरनगर में दर्जनों संख्या में रैन बसेरे उनका निरीक्षण किया, जो शेल्टर हाउस है उनका निरीक्षण किया और वहां पर व्यवस्थाएं देखी कि ठंड से बचने के लिए प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की है। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, एसडीएम, डीएम, खुद कप्तान यहाँ मुजफ्फरनगर में रैन बसेरों का निरीक्षण करते नजर आए। जनप्रतिनिधि भी रैन बसेरों का निरीक्षण करते आए और उन लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं देखी और पूरी व्यवस्थाएं कराई, कंबलों की, आवास की और जो नीचे गद्दे होते हैं बिछाने की उसकी और अलाव की भी उन लोगों ने व्यवस्थाएं कराई। और लगातार रैन बसेरों की यहाँ पूरी मुजफ्फरनगर में व्यवस्थाएं है। इस तरह की दिक्कत अभी तक मुजफ्फरनगर में कोई देखने को नहीं मिली है। जागृति जी बिल्कुल पवन। मनोज, आपसे भी जानना चाहेंगे लखनऊ में रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या लोग उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रशासन ने व्यवस्था की थी कि रैन बसेरे बनाए जाएंगे, ऐसे स्थानों पर रैन बसेरे बनाए जाएंगे पर जहां पर लोग पहुंच रहे हो, जैसे रात में यात्री उतरते हैं बसों से, रेलवे स्टेशन से, या शहर के जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में जो लोग रह रहे हैं, तीमारदार हैं, उनकी व्यवस्था के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। डीएम ने निरीक्षण भी किया था और जो निरीक्षण किया था डीएम ने, तो उसमें काफी खामियां पाई थी। प्रशासनिक अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी कि इस तरह से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए। फिलहाल की अगर बात कर ली जाए तो जो लोग रैन बसेरे में हालांकि अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जो एक आध लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, जिससे ठंड से निजात फिलहाल नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल। दीपक, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर रैन बसेरों में की गई है, किस तरह से वहां पर जो है लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए पवन, आपके पास लौटेंगे। जिस तरह से लगातार धुंध और कोहरा भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए तो सड़क हादसों में भी ऐसे में इजाफा देखने को मिलता है। यातायात विभाग किस तरह से लोगों को अलर्ट करता नजर आ रहा है, किस तरह से वहां पर जो व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो सड़क हादसे हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके। जागृति, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर के अंदर यातायात व्यवस्था, यातायात जो विभाग है, एसपी ट्रैफिक है, एसएसपी है, उन लोगों ने यातायात में ठंड से बचाव के लिए लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। जो सड़कों पर वाहन चलते हैं उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। कोहरे में अभी रोडवेज जो विभाग ने, उसने बसों को प्रतिबंधित कर दिया कि रात 12 बजे के बाद सड़क पर रोडवेज की कोई भी बस नहीं चली जाएंगी। और जहां भी आसपास कोई होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा होगा वो रात को रुकेगी। अगर कोहरा खत्म हो जाएगा उसके बाद ही रोडवेज की बस चलेगी। ये उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग का एक आदेश आया था। पवन, आपके पास लौटेंगे। मथुरा से हमारे साथ सुरेश सैनी भी जुड़ गए। सुरेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, येलो अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है, किस तरह की स्थिति मथुरा में बनी हुई है? एकदम जोर से पड़ी है और जोरों से यहाँ पे ठंड पड़ रही है। उसको लेकर के ना तो जिला प्रशासन ने ना ही मथुरा नगर निगम ने कोई व्यवस्था की है। मैं आज तो वैसे पूरे शहर में घूम रहा हूँ। जिस तरह से कोहरा बढ़ रहा है, कोहरे के साथ साथ जो सर्दी है इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग ठिठुर रहे और ठिठुरने के साथ साथ लोग जो है यहाँ पर घरों में कैद होने को इस तरह से देखा जाए। कहीं कहीं कुछ लोगों ने अपने आप जो अग्नि की व्यवस्था की है, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। ऐसे लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे भाई, कहाँ से कैसे ठंड बढ़ रही है मथुरा में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज आयोजित की जाएगी। तो वही आज 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन होगा। सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष को भी इस बैठक में बुलाया गया है। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी इस बैठक को लेंगे। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। तो निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा होनी और ऐसे में क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है ये भी जानने को पता चलेगा। वहीं आपको बता दें कि आज 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष को इस बैठक में बुलाया गया है। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी इस बैठक को लेंगे। वैसी खबर पर हमारे सहयोगी ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बैठक आज महत्वपूर्ण बुलाई गई। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सर हैं। सर, आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ बैठक का एजेंडा होगा सर? हमारी पार्टी की नियमित बैठकें हैं और हम अपने आगामी कार्यक्रमों की तैयारी, पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए नियमित रूप से हम लोग पार्टी के लोग बैठते हैं, उसी क्रम में बैठने का। सर, निकाय चुनाव को लेकर हालांकि मामला हाईकोर्ट में है। अगर निकाय चुनाव पे 27 तारीख को फैसला होता है कि जल्द चुनाव कराए जाएंगे तो पार्टी की क्या तैयारी है? माननीय न्यायालय को निर्णय करना है, उसमें माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से हमारी तैयारी पूरी है। हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी की है। अगर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश चुनाव कराने का होगा तो जैसे सरकार अधिसूचना जारी करेगी, हम लोग अपने काम, चुनावी जो भी हमारे कार्यक्रम अभियान हैं या जो हमारे
प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया उसे पूरी करके चुनाव में जाएंगे। कार्यकारिणी का शासन कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, नई कार्यकारिणी का गठन होना है, किस तरीके से सर उसको इस बार देखा जाएगा? अभी कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त नहीं है और मुझे मिड सेशन में काम दिया है पार्टी ने, तो एक बार केंद्रीय पार्टी निर्णय लेगी उसमें क्या करना है, जितना भी परिवर्तन करना होगा, क्या करना होगा, नई टीम बनाने, जो भी निर्णय होगा केंद्र की पार्टी को करना है। शुक्रिया। तो नई पार्टी का गठन और भी परिवर्तन भी होगा या फिर गठन किया जाएगा तो उसमें केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा अहम रोल रहने वाला है, ये भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। क्या प्रसन्न शिवम के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अंकिता भंडारी को लेकर विपक्ष लामबंद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का 24 घंटे का धरना। अंकिता भंडारी को न्याय दो की मांग लगातार इस धरने में की जाएगी। वही दोपहर 12 बजे से गांधी पार्क के बाहर ये धरना शुरू होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो अंकिता भंडारी को लेकर विपक्ष लामबंद। हरीश रावत का 24 घंटे का धरना शुरू होगा। अंकिता भंडारी को न्याय दो की मांग इस धरने में की जाएगी। तो वहीं दोपहर 12 बजे से गांधी पार्क के बाहर ये धरना शुरू किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी अंकिता भंडारी को लेकर विपक्ष लामबंद। तो देहरादून से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां हरीश रावत आज 24 घंटे का धरना देंगे। तो वहीं दोपहर 12 बजे से धरना शुरू किया जाएगा। इस धरने में लगातार यही मांग की जाएगी कि अंकिता भंडारी को न्याय दिया जाए। हरीश रावत का 24 घंटे का धरना दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। तो आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे से गांधी पार्क के बाहर यह धरना दिया जाएगा। अंकिता भंडारी को लेकर विपक्ष लामबंद है, लगातार न्याय की मांग उठाई जा रही है और ऐसे में हरीश रावत आज गांधी पार्क के बाहर 24 घंटे का धरना देंगे। अंकिता भंडारी को न्याय दो की मांग इस धरने में की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अंकिता हत्याकांड से जुड़ी। तो देहरादून से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां अंकिता भंडारी को न्याय की मांग को लेकर आज हरीश रावत धरना देंगे। अंकिता भंडारी को लेकर विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है और लगातार न्याय की मांग कर रहा है। तो हरीश रावत आज 24 घंटे का धरना देंगे। दोपहर 12 बजे से गांधी पार्क के बाहर यह धरना शुरू किया जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर देहरादून से। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को लेकर जहां लगातार प्रदेश की जनता और विपक्ष न्याय की मांग करता नजर आ रहा है, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि अब अंकिता भंडारी को लेकर विपक्ष लामबंद हो चुका है। न्याय की मांग लगातार की जा रही है। दोपहर 12 बजे से आज गांधी पार्क के बाहर हरीश रावत 24 घंटे का धरना देंगे और इस धरने में न्याय की मांग की जाएगी। अंकिता भंडारी को न्याय दो की मांग इस धरने में की जाएगी। दोपहर 12 बजे से गांधी पार्क के बाहर यह धरना प्रदर्शन शुरू होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, आज दोपहर 12 बजे से गांधी पार्क के बाहर हरीश रावत धरना देंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? बिल्कुल, देखिए अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आज हरीश रावत खुद धरने पर बैठ रहे हैं। ये पूरा 24 घंटे का आज बैठ रहे हैं, ये पूरा 24 घंटे का आज ये धरना देंगे और आज 12 बजे धरने पर बैठेंगे। तमाम कार्यकर्ता भी कांग्रेस के इनके साथ मौजूद होंगे और पूरी रात वहां पर रुकेंगे। उसके बाद अगले दिन सुबह 12 बजे तक ये धरना समाप्त करेंगे। लेकिन जो मुख्य उनकी मांगे है वो यही है कि अंकिता को न्याय दो और साथ ही जो वहां पर वीआईपी था उसके नाम को उजागर करो। तो लगातार जो है कांग्रेस सरकार पर दबाव बना रही है और ये भी मांग कर रही है कि जो अंकिता है, जो उत्तराखंड की बेटी है, उसको न्याय भी मिल सके। तो इसके लिहाज से पूरी देखिए यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुछ ही समय बाद हरीश रावत भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और पूरा जो धरना है उसको सुनिश्चित करेंगे।
जी बिल्कुल विशाल, और जिस तरह से अंकिता हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से न्याय की मांग जो है वो उठाई जा रही है, और ऐसे में सरकार का क्या कुछ कहना है, आखिर कब तक जो है अंकिता को न्याय मिलेगा और कब तक जो है वो वीआईपी का नाम उजागर किया जाएगा, क्योंकि लगातार हर तरफ से यही मांग उठ रही है कि जो भी वीआईपी उस हत्याकांड में सम्मिलित था उसका नाम उजागर किया जाए। देखिए, लगातार सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, एसआईटी अपनी जांच भी कर रही है और सरकार ने पूरा जिम्मा जो है वो एसआईटी को दे रखा है। ऐसे में देखिए एसआईटी ने पहले भी चार्जशीट भी फाइल कर चुकी है और साथ ही एसआईटी ने कोर्ट में यह भी अपील की थी कि उनको नार्को टेस्ट कराने का अनुमति दी जाए, लेकिन ऐसे में देखिए कोर्ट ने अब नई तारीख अभी सुनवाई की दी है। 3 जनवरी को अब इनका नार्को टेस्ट के पर सुनवाई होगी कि क्या आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले एक ही आरोपी ने नार्को टेस्ट कराने के लिए मना की थी, लेकिन बाद में जैसे हमने देखा कि सभी आरोपियों ने मना कर दी नार्को टेस्ट कराने के लिए और अपने वकील से याचिका भी दायर करा दी। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए पक्ष जो है वो सरकार का वो कोर्ट में ही है और जिस तरह से भी कोर्ट का फैसला होगा उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी हरीश रावत जो है वो इसको गंभीरता से देख रहे हैं और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज वो 12 बजे से धरना भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, विपक्ष जो है वो न्याय की मांग को लेकर लामबंद है, वही परिजनों का क्या कुछ कहना है। लगातार इस मामले में जांच की जा रही है, सरकार भी आश्वासन दे रही है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो भी इसमें आरोपी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन क्या परिजन इस जांच से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि परिजन जो है वो लगातार सीबीआई की मांग कर रहे हैं और वो पहले ही दिन से कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि देखिए परिजनों ने हाईकोर्ट में जब इसकी अपील की थी तो हाईकोर्ट का फैसला आया था कि एसआईटी सही जांच कर रही है और अंकिता के माता पिता को क्या संदेह है, क्यों वो एसआईटी की जांच इसको देना चाहते हैं, सीबीआई को देना चाहते हैं, तो इसको लेकर के देखिए तमाम जो चर्चा है वो बनी हुई थी और हाई कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया था कि एसआईटी अपनी जांच बिल्कुल सही तरीके से कर रही है। लेकिन जो अंकिता के माता पिता हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है और जल्दी हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे और फिर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए वो चाह रहे हैं कि सीबीआई की ही मांग वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम खबर, कोरोना को लेकर अलर्ट धामी सरकार, खांसी जुकाम के मरीजों का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां कोरोना को लेकर धामी सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही। तो वहीं आपको बता दें कि अब सर्दी जुकाम के मरीजों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा। तो कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं और ऐसे में खांसी जुकाम के मरीजों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। ये आदेश फिलहाल जारी किए गए हैं। लगातार जिस तरह से देश और दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार भी अब अलर्ट हो चुकी है, तो वही स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं। तो खांसी जुकाम के मरीजों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और ऐसे में किसी भी तरह से अगर मरीज जो है वो सामने, प्रोटोकॉल भी फॉलो कराया जाएगा। और आपको सीधा लिए चलते खंडीवा, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। जिनकी आयु आज 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, अगले 25 सालों में इनकी मेहनत से, इनके परिश्रम से, इनकी लगन से, इनके कार्यों से भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे इस प्रकार की अपेक्षा की है। आज के अवसर पर मैं सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने कर्म क्षेत्र में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें, लगन से, मेहनत से, संकल्प से, और धरती से आसमान को छूने का, साधारण से असाधारण की यात्रा करें। और दुनिया के अंदर जितने लोगों ने भी इतिहास बनाया है, जिन्होंने भी इतिहास रचने का काम किया है, वो सारे के सारे सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं।
उन्होंने ही जीवन में इतिहास बनाने का काम किया है। तो आप सबकी जिन क्षेत्रों में जाएं, उन क्षेत्रों में अपने सर्वोत्तम को देने का काम करें और संकल्प लेकर अपना ध्येय बनाकर, अपना लक्ष्य बनाकर जीवन में आगे बढ़े। और ऐसे महापुरुषों से हम हमेशा प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं उनके प्रेरक जो जीवन के किए हुए कृत्य हैं, काम है, उन कामों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम करें। अंत में इस विशिष्ट कार्यक्रम में आज कल ही मैंने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, ये कल का दिन हमारे लिए बहुत ऐसा दिन है जो पूरे विश्व के लिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।